Bismillahirrahmanirrahim. Students, my name is Ahmed Nadeem and I am your teacher for Statistics. Statistics Part 2 यानी सेकेंड ईयर के लेक्चर्स इस वक्त कंटिन्यू है और आज सेकेंड ईयर पार्ट 2 के जो चैप्टर नंबर 14 हम स्टडी कर रहे हैं उसका लेक्चर नंबर 3 है। चैप्टर का टॉपिक सिंपल लीनियर रिग्रेशन था। हमने अब तक रिग्रेशन के अंदर बहुत सी टर्म्स को अंडरस्टैंड किया, बहुत सी टर्मिनोलॉजीज को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करने के बाद हमने उनकी एप्लीकेशंस को भी देखा कि वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। आज हम फर्दर कुछ और टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि अब नेक्स्ट आज हमारे पास क्या है। जी, आज कर्व फिटिंग को हम देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। देखिए, इससे पहले जो लेक्चर में आपने रिग्रेशन कर्व को अंडरस्टैंड किया था कि रिग्रेशन कर्व क्या है, तो मैं वो बताता चलूं कि रिग्रेशन कर्व क्या चीज थी। रिग्रेशन कर्व एक प्रोसेस था, या यूं कह लीजिए कि एक मेथड था कि जिसके अंदर हम लोकस ऑफ पॉइंट्स फाइंड करते थे, जिसमें एक पॉइंट और होता था आपके पास रिस्पांस वेरिएबल और दूसरा होता था रिग्रेसर यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के पॉइंट्स की जो कॉम्बिनेशन था, वहां पर आपके पास जो एक कर्व बनती थी उसको हम रिग्रेशन कर्व कहते थे। आज हम कर्व फिटिंग को अंडरस्टैंड करें कि कर्व फिटिंग क्या चीज है। यहां पर भी एक उसी तरह का आपको मिलता जुलता कॉन्सेप्ट नजर आएगा। वो क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग। देखिए, आप फर्स्ट लेक्चर में चले गए, एस्टिमेटिंग या एस्टिमेशन का जो लफ्ज है हमने फर्स्ट लेक्चर में इस्तेमाल किया था रिग्रेशन एनालिसिस के अंदर। ठीक है, सो यहां पर भी यही चीज है कि इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये चीज क्लियरली माइंड के अंदर रखनी है कि जब भी हम रिग्रेशन एनालिसिस या रिग्रेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो रिग्रेशन को परफॉर्म करने का मकसद या मतलब ये है कि हम एक्चुअली एक वेरिएबल की बेस पर दूसरे वेरिएबल को क्या कर रहे हैं? एस्टिमेट कर रहे हैं। सो इसका मतलब ये हुआ कि ये एस्टिमेटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो थ्रू आउट द रिग्रेशन आपने क्लियरली माइंड के अंदर रखना है। ठीक है, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग। क्या चीज एस्टिमेट करनी है वो मैंने यहां पर ब्रैकेट में लिखी हुई है, द पैरामीटर्स। ठीक है, ये कौन से पैरामीटर्स हैं? अब जरा आपको पार्ट 1 में मूव करना पड़ेगा। ठीक है, पैरामीटर्स और स्टैटिस्टिक और सैंपल और पॉपुलेशन, ये चार टर्म्स आपने अंडरस्टैंड की थी पार्ट 1 के अंदर अपनी डेफिनेशन के जो इंट्रोडक्शन था आपका शुरू के पोर्शंस के अंदर। ठीक है, पॉपुलेशन क्या था? अच्छे तरीके से जरूरी है क्योंकि आपको पॉपुलेशन की समझ आएगी तो इसका पैरामीटर भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, पॉपुलेशन क्या? एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स या एग्रीगेट ऑफ सब्जेक्ट अबाउट होम स्टडी इज नीडेड। ठीक है, यानी जब आप किसी पर्टिकुलर स्टडी को एग्रीगेट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो वो पॉपुलेशन होता है, वो एग्रीगेट, वो जो मजमुआ है। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हो टोटलिटी ऑफ द यूनिट्स, टोटलिटी ऑफ द ऑब्जर्वेशंस अंडर स्टडी, यानी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जो चीज आप स्टडी कर रहे हैं उसके जो टोटल यूनिट्स हैं उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन। और जो स्मॉल यूनिट्स हैं, जो सिलेक्टेड हैं, यानी वो क्या कहलाते हैं? सैंपल। आप इसको ये भी कह सकते हो कि सैंपल इज द स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन। ये सारी बातें इसलिए एक्सप्लेन हो रही हैं ताकि आपको ये समझ आ सके व्हाट इज पैरामीटर। और वो पैरामीटर क्या है? हम यहां चल रहे हैं कर्व फिटिंग के हवाले से। सो कर्व फिटिंग और पैरामीटर्स का आपस में लिंक है। क्यों? क्योंकि इट बिलोंग्स टू पॉपुलेशन। जब भी हम कर्व फिटिंग की बात करेंगे तो हम ये कहते हैं कि इट्स अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स। तो पैरामीटर्स क्या हैं? जब तक पॉपुलेशन नहीं होगी पैरामीटर्स भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि पैरामीटर्स क्या थे? द न्यूमेरिकल वैल्यूज which can be calculated from the population। यानी पॉपुलेशन से जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आप कैलकुलेट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? पैरामीटर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्व फिटिंग का जो प्रोसेस हो रहा है या कर्व फिटिंग का जो ओवरऑल एक्टिविटी आप उसमें देख रहे हैं या चला रहे हैं एक्टिविटी, वो क्या है? वो है एस्टिमेशन ऑफ पैरामीटर्स। किसकी? पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। इसीलिए ये लिंक आया पॉपुलेशन का भी, यानी पैरामीटर्स होंगे तो पॉपुलेशन की बात होगी।
और जब सैंपल की बात होगी तो फिर आपने एक टर्म पढ़ी थी, क्योंकि हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस जो हैं वो पॉपुलेशन से भी करते हैं और न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस जो हैं वो सैंपल से भी करते हैं। सैंपल इज द स्मॉलेस्ट या स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन का लिंक किसके साथ है, पैरामीटर के साथ। यानी जब आप कैलकुलेशंस करेंगे पॉपुलेशन से तो वो पैरामीटर कहलाएगा, और जब आप सैंपल से न्यूमेरिकल वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक। दोनों ही न्यूमेरिकल वैल्यूज है, पैरामीटर भी न्यूमेरिकल वैल्यू है और स्टैटिस्टिक भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। जब आप पॉपुलेशन से कैलकुलेट करते हैं तो इट इज पैरामीटर, और जब सैंपल से कैलकुलेट करते हैं तो वो स्टैटिस्टिक होता है, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं, आप पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर रहे हैं, आप कैलकुलेट नहीं कर रहे। जरा गौर करना आपने, एग्जैक्टली कैलकुलेशंस नहीं है ये, क्या है, ये सारी की सारी एस्टिमेशंस हैं। आप एस्टिमेट कर रहे हैं पैरामीटर्स को, किसके, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहां पर आपको रिग्रेशन फंक्शन का कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर रखना बहुत जरूरी है कि रिग्रेशन फंक्शन क्या था। वो फंक्शन जो रिग्रेशन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, यानी ऐसा फंक्शन जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है या उनके साथ एग्जिस्ट कर रहा है, तो ऐसा फंक्शन रिग्रेशन फंक्शन है, ठीक है। अब उसी फंक्शन के अंदर हम देख रहे हैं, अब जब वो फंक्शन पॉपुलेशन से आएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। अब जो पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन है उसके पैरामीटर्स को एस्टिमेट करने का जो प्रोसेस है वो क्या है, कर्व फिटिंग, ठीक हो गया। लेकिन अब यहां बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आपके लिए, शायद कुछ स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को ये शायद नई लग रही हो, हालांकि वो नई नहीं है, वो रिवीजन है। वो क्या है कि रियल लाइफ में हमारे पास पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करती। आप जब भी अपनी कैलकुलेशंस करते हैं तो वो सैंपल की बेस पे करते हैं। आप जरा अपने पार्ट 1 के जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ अगर गौर से देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपने जितनी भी कैलकुलेशंस की वो सैंपल बेस्ड थी, और उसकी एक ही रीजन थी, वो क्या थी कि आपने जब भी पॉपुलेशन को ऑब्जर्व करने की कोशिश की, उसको कलेक्ट करने की कोशिश की, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से फिर क्या हुआ कि जो स्टैटिस्टिशियंस थे उन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि जी आप पॉपुलेशन को मत देखें, आप पॉपुलेशन की जगह पर सैंपल को सेलेक्ट करें, द स्मॉल रिप्रेजेंटेटिव पार्ट, और उसकी बेस के ऊपर आप पॉपुलेशन के पैरामीटर्स को एस्टिमेट कर ले। यानी एक लार्जर ग्रुप की जो वैल्यूज हो सकती हैं, इसी वजह से हम यहां पर एस्टिमेटिंग का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि पैरामीटर्स को आप एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। रीजन क्या है उसकी, कि पॉपुलेशन तो है ही नहीं, और अगर पॉपुलेशन नहीं है तो उसकी वैल्यूज कहां से आएंगी। यही बात यहां पर जाकर कंप्लीट हो जाती है। वो क्या है कि कर्व फिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स। यानी ये दो बुलेट फॉर्म्स हैं जो आपने याद रखने हैं कि जब भी कर्व फिटिंग की बात होगी, किसी को बताना हो, तो भाई इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग क्या, फ्रॉम द ऑब्जर्व सैंपल। क्या चीज एस्टिमेट करें, आगे आप बताएं कि जी हम पॉपुलेशन जो पैरामीटर्स हैं उनको एस्टिमेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑब्जर्व सैंपल से। और वो उसका आंसर ऑलरेडी पहले से माइंड के अंदर होता है कि हम चूंकि रियल लाइफ में पॉपुलेशन नहीं होती, तो पॉपुलेशन की नामौजूदगी की वजह से हम क्या करते हैं, सैंपल को सेलेक्ट करते हैं। सो अब कंप्लीटली इसको माइंड के अंदर रखें, कर्व फिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द पैरामीटर्स फ्रॉम ऑब्जर्व सैंपल। और कहां से, फ्रॉम द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन। और ये पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन कहां से आएगा, ये वहीं से है जहां पे आपने रिग्रेशन कर्व भी पढ़ा, ठीक है। सिंपल रिग्रेशन पढ़ा आपने, सिंपल रिग्रेशन फंक्शन, और उस फंक्शन की वजह से जो कर्व बनती थी, जो लोकस ऑफ द पॉइंट था, ठीक है, वो क्या था, पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन के बाद आप जब इसको देखते हैं y ऑन x, इसका मतलब ये हुआ कि सारा का सारा घूम फिर के कहां पहुंच रहा है, y पर, जिसको हमने क्या कहा था, रिग्रेसेंट, ठीक है, ऑन x, x का मतलब रिग्रेसर। इस चैप्टर के पिछले लेक्चर में आपने इसको अंडरस्टैंड किया था, ठीक है जी। यानी रिग्रेसर की वजह से
जो रिग्रेसेंड की वैल्यूज आ रही हैं और उन वैल्यूज की वजह से क्या बन रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट हो रही है और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फंक्शन की वजह से क्रिएट हो रही है या वो फंक्शन में कन्वर्ट हो रही है। सो वो जो फंक्शन अगर पॉपुलेशन की वैल्यू से क्रिएट हो रहा है तो हम उसको पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन कहेंगे। लेकिन बेस ये है, ये आपने माइंड के अंदर रखना है कि y की वैल्यूज किसकी वजह से, x की वजह से, यानी पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन ऑफ y किसकी वजह से, x की वजह से। यानी एक्चुअली ये फंक्शन किसका है, y का, लेकिन आ किसकी वजह से रहा है, यानी ये किस पर डिपेंड कर रहा है, ये किसकी वजह से आपके पास रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है, वो किसकी वजह से, रिग्रेसर की वजह से। सो ओवरऑल आप देखो तो घूम फिर के बात कहां पहुंच गई, रिग्रेसेंड और रिग्रेसर पर। सो समराइजली आप इसको दोबारा देखें कि कर्व फिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग द पॉपुलेशन रिग्रेशन फंक्शन ऑफ y ऑन x, लेकिन कहां से, फ्रॉम द ऑब्जर्व्ड सैंपल। ठीक है, सो ऑब्जर्व सैंपल का होना जरूरी है क्योंकि पॉपुलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, और वो सैंपल कहां से आएगा, आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आप रियल लाइफ में उसको कलेक्ट कर सकते हैं, वहां से आपका एक फंक्शन बनेगा और आप किसको एस्टिमेट करेंगे, पॉपुलेशन के रिग्रेशन फंक्शन से पैरामीटर को एस्टिमेट करेंगे किसकी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्स वैल्यूज, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप जो जिसको कंट्रोल्ड वेरिएबल भी कहते हैं वो आपके पास एग्जिस्ट करेगा, उसकी वजह से जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी y की, जिसको हम रिग्रेसेंट भी कहते हैं, और वहां से फंक्शन बनेगा, उस फंक्शन के पैरामीटर्स होंगे और उन पैरामीटर्स को एस्टिमेट करेंगे सैंपल के थ्रू। दैट प्रोसेस इज नोन एज कर्व फिटिंग। ठीक है जी, कर्व फिटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से, इसको है तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक, 2 मार्क्स का आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है, लेकिन इसको अच्छे तरीके से आपने रियलाइज करते हुए अंडरस्टैंड करना, तो इंशाल्लाह आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अब नेक्स्ट चलते, स्कैटर डायग्राम। स्कैटर्ड वर्ड आपने सुना हुआ है, ये पिछले लेक्चर में भी मैंने बात की थी लैंग्वेज के हवाले से। लैंग्वेज आती है तो प्रॉब्लम खत्म। ठीक है, सो स्कैटर्ड का मतलब क्या होता है, बिखरा होना। स्कैटर्डनेस हम कहते हैं आमतौर पर एक ऐसी सिचुएशन में कि जिसमें चीजें बिखरी हुई हो। ठीक है, यानी हम कहते हैं कि आपका रूम बहुत स्कैटर्ड है, या किसी पर्सन के हवाले से हम बात करते हैं तो कहते हैं उसकी थॉट्स बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है। तो स्कैटर्ड का मतलब बिखरा होना। ठीक है, क्या चीज बिखरी हुई है, ये क्या चीज है, ऐसी डायग्राम जिसमें कुछ बिखरा हुआ है। यानी मैं इसको थोड़ा सा आपको इंटरनल उसकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है जी, स्कैटर डायग्राम एक ऐसी डायग्राम होगी जिसमें कुछ बिखरा हुआ होगा। वो क्या बिखरा हुआ है वो जरा गौर से देखिए। इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स, अब मैं इसकी डेफिनेशन भी बता रहा हूं क्या है। स्कैटर डायग्राम इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी आपने अपने मैथमेटिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स के अंदर पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसको हम आगे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से आपको ये अंडरस्टैंड हो जाए कि एक्चुअली स्कैटर डायग्राम बनेगी कैसे। ठीक है, कहां पर, सेट ऑफ पॉइंट्स इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक सेट ऑफ पॉइंट्स है जो कि हर पॉइंट क्या कर रहा है, पेयर ऑफ द वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात वही है, जरा गौर करते जाएं कि जब पेयर ऑफ वैल्यूज की बात होगी तो इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट एक्स एंड वाई, और x क्या है आपका रिग्रेसर और y क्या है रिग्रेसेंट, यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल आपकी जान नहीं छोड़ रहा। सो माइंड के अंदर रखें कि स्कैटर डायग्राम भी जब भी आप बनाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, पेयर ऑफ वैल्यूज होगी, और वो पेयर ऑफ वैल्यूज कहां बनेंगी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है। कुछ बच्चों को ये आता भी होगा, लेकिन बेहतर है कि हम इसको थोड़ा सा यहां रिवाइज करते हैं ताकि स्कैटर डायग्राम आपकी अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ जी। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, 2 लाइनें हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्स एंड वाई, लेकिन जब इसको हम समराइजली देखते हैं, यानी आपको इसको ब्रीफ वे में देखना है, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जब सिस्टम की बात होगी तो 2 लाइंस होंगी। एक लाइन होती है वर्टिकल, ठीक है, आप लोगों को अंदाजा होगा कुछ लोगों को। एक है वर्टिकल जिसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, अपवर्ड वाई होता है, डाउनवर्ड वाई डैश, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स
एंड एक्स बार। ठीक हो गया, यानी आपको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर दो लाइंस होंगी, वो इंटरसेक्ट कर रही होंगी 90 के एंगल के ऊपर। ये दोनों लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस किस पर कट कर रही हैं? एक पॉइंट पर कट कर रही हैं, और दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 का, एग्जैक्ट 90, यानी बिल्कुल वर्टिकल लाइन होगी वाई एक्सिस और स्ट्रेट लाइन होगी अलोंग द अर्थ, अलोंग द सरफेस, जिसको हम एक्स एक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि आपके पास कुछ वैल्यूज जब आप पेयर्स के अंदर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, कुछ वैल्यूज पॉजिटिव पॉजिटिव होती हैं, फिर यहां पर जब आप आते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव होती हैं, यहां पर नेगेटिव नेगेटिव, और फिर उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव। ये कैसे बनता है? ठीक है, देखिए, जब आप इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर हैं तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड से निकला फोर्थ पार्ट। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट फोर्थ पार्ट। तो यहां पर देखिए, अगर ये सेंटर है जिसको मैं ये स्टार बना रहा हूं, तो सेंटर का मतलब है कि ये 0 है आपके पास, और जब राइट साइड पे आप मूव करेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। इसी तरह जब आप वाई एक्सिस को देखते हैं तो सेंटर से ऊपर की तरफ ये आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज है, जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो ये नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, और इसी तरह एक्स एक्सिस के अंदर राइट पर पॉजिटिव है तो लेफ्ट पर आपके पास नेगेटिव वैल्यूज हैं। तो देखिए, अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूं, यहां पे एक पॉइंट है, तो वो पेयर कैसे बन रहा है? एक एक्स की तरफ से वैल्यू आ रही है और एक वाई की तरफ से आ रही है। जरा गौर से देखो कि यहां पर जो डायरेक्शन बन रही है वो क्या है? जब आप सेंटर से लेफ्ट पर आते हैं तो नेगेटिव एक्स, और जब आप सेंटर से अपवर्ड जाते हैं तो पॉजिटिव वाई। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहां पर आपके पास नेगेटिव एक्स होता है और पॉजिटिव वाई होता है, इसीलिए यहां पर मैंने नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा। ठीक हो गया। यहां पर आइए कि जब आप इस क्वाड्रेंट में हैं, ये फर्स्ट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं, और दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है जी। अब देखिए, जब हम सेंटर से लेफ्ट पर आएंगे तो नेगेटिव फर्स्ट, यानी एक्स की वैल्यू आपके पास नेगेटिव हो गई। जब आप सेंटर से डाउनवर्ड आ रहे हैं तो वाई भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ, इस पूरे क्वाड्रेंट के अंदर, यानी थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव एक्स है और नेगेटिव ही वाई है। तो देखो, पेयर बन रहा है हर पॉइंट। अगर आप कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें जो हमने फर्स्ट बोर्ड पे किया था, वो क्या था कि इसमें हर पॉइंट जो है वो पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां मर्जी पॉइंट लगा दें। ठीक है, मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर यहां पर अपनी मर्जी से एक पॉइंट लगाता हूं। ठीक है, जरा देखिए, डाउनवर्ड आएंगे जो कि एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और लेफ्ट पर आए, ये डायरेक्शन बन रही है, तो क्या होगा? तो देखें, सेंटर से राइट पर एक्स पॉजिटिव, सेंटर से अपवर्ड वाई पॉजिटिव। तो देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव पॉजिटिव, यानी इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर क्या होगा? पॉजिटिव आपका एक्स होगा और पॉजिटिव ही वाई होगा। पेयर बन रहा है। ठीक है, अब आ जाइए फोर्थ क्वाड्रेंट के ऊपर। जब आप सेंटर से राइट पे जाएंगे तो फर्स्ट वैल्यू एक्स पॉजिटिव, और सेकंड वैल्यू जब यहां पर है तो देखो आपको सेंटर से नीचे आना पड़ा। इस पूरे रीजन में कहीं पर भी पॉइंट लगाएं, ये पॉइंट लग गया, इस तरफ आएंगे और उस तरफ जाएंगे। फर्स्ट कर लो, मैंने ये पॉइंट ले लिया, तो यहां से मैं मूव करता हुआ लेफ्ट पे आऊंगा तो वाई एक्सिस को टच करूंगा, तो ये कौन सा रीजन है? नेगेटिव वैल्यूज का। अब जब मैं अपवर्ड जाऊंगा तो ये वैल्यू कौन सी है? पॉजिटिव एक्स। तो जरा गौर से देखिए, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव वाई। सो हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई फॉर व्हाट? फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप में से कुछ लोग जिनको प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो ये सोच रहे होंगे कि जी यहां 1 लिख दिया, इसके बाद 2 यहां क्यों नहीं लिख दिया? तो याद रखिए कि जब भी हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हो तो जो एंगल की जो मेजरमेंट है वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज नहीं। जरा क्लॉक को समझें। क्लॉक जब आपका मूवमेंट करता है तो उसकी जो
सेकंड्स की मूवमेंट होती है वो इस तरह जा रहा होता है, यानी यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है एंड सो ऑन, मूवमेंट करता 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 इस तरह वो, ये देखिए आप मेरे मार्कर की मूवमेंट देखें, दिस इज क्लॉकवाइज। ठीक है, जब मैथमेटिक्स के अंदर एंगल्स को मेजर करते हैं या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जब हम रीजन्स को डिफाइन करते हैं तो फिर वो क्या होता है, वो एंटी क्लॉकवाइज होता है, ऐसे, यानी हम क्लॉकवाइज नहीं लेंगे, हम इस तरफ जाएंगे। तो आप गौर कीजिए कि जब इस रीजन से हमने मूव करना है नेक्स्ट रीजन की तरफ तो हम इधर को जाएंगे। आप मूवमेंट ऑफ द एरो देखें, फ्रॉम दिस टू दिस, तो देखिए इस रीजन से इस रीजन में आएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज डाउनवर्ड, और फिर यानी आपका जो सर्कल बनेगा वो पूरा एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। सो एंटी क्लॉकवाइज बनने की वजह से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट जब इसको डिफाइन करते हैं तो दूसरा ये नहीं होता, दूसरा क्वाड्रेंट ये है, यानी दिस इज सेकंड रीजन जिसके अंदर एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। ठीक है, इसी तरह जब हम थर्ड में आते हैं तो हमारे पास एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव। ये लोकस ऑफ द पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपने स्कैटर डायग्राम बनानी है तो वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्टअप होगी कि किस तरह आप नेगेटिव और पॉजिटिव वाई को लेते हुए स्कैटर डायग्राम को बनाते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्कैटर डायग्राम जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप इस पर्टिकुलर डायग्राम से अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि रिग्रेशन कर्व या रिग्रेशन लाइन जो है वो किस तरह की है, यानी इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको फ्यूचर प्रेडिक्शंस के हवाले से भी अंदाजा हो जाता है। अब नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं और ये देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो एप्लीकेशन है हमें किस तरह हेल्पफुल होती है कि हम अच्छे तरीके से रिग्रेशन कर्व को अंडरस्टैंड कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझने के बाद अब हम चल रहे हैं रिग्रेशन कर्व की आउटलुक्स की तरफ, यानी स्कैटर डायग्राम जब बनेगी तो इसकी कुछ ये आउटलुक्स है जिसमें डिफरेंट पॉइंट्स हैं। हमने यहां पर पॉजिटिव एक्स और पॉजिटिव वाई ही लिया है ताकि हम अपनी कर्व को डिफाइन कर सकें, लाइन को डिफाइन कर सकें कि वो किस अंदाज में एग्जिस्ट कर रही है। तो आप जरा देखिए, हर पॉइंट एक पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमने स्कैटर डायग्राम की बेसिक डेफिनेशन में अंडरस्टैंड किया। यानी यहां से मैं आपको अगर समझाना चाहूं तो आप देखिए कि अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, वैसे तो बहुत से पॉइंट्स यहां पे लगे हुए हैं, लेकिन अगर मैं इस पॉइंट को देख लूं तो यहां पर क्या होगा कि डाउनवर्ड देखें, यहां पे मुझे x मिल जाएगा और यहां से मूव करते हुए मैं लेफ्ट पे जाऊं तो मुझे y मिल जाएगा। इसका मतलब है इस पॉइंट की दो वैल्यूज होंगी, x और y। अब अगर यहां पर बहुत से पॉइंट्स आपको नजर आ रहे हैं तो इनका एक कोई ना कोई पर्टिकुलर पैटर्न है। ठीक है, उसी पैटर्न की वजह से हम ये कहते हैं कि ये पर्टिकुलर पैटर्न किस जो है वो डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है या इसका बिहेवियर किस तरह का हो सकता है। सो देखिए आज कि हम किस तरह स्कैटर डायग्राम से अपनी कर्व की, रिग्रेशन कर्व की तरफ जा रहे हैं। बार बार मैं रिग्रेशन कर्व यूज कर रहा हूं, तो समझना है आपने कि रिग्रेशन कर्व का मतलब है एस्टिमेशन ऑफ वन वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ अदर वेरिएबल। यानी हम y की वैल्यूज को एस्टिमेट कर रहे हैं, y की वैल्यूज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, रिस्पॉन्स वेरिएबल को देख रहे हैं, किसकी वजह से, रिग्रेसर की वजह से। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम जो है वो पहले कंट्रोल करते हैं और वहां से फिर रिग्रेसर को यानी डिपेंडेंट वेरिएबल को देख लेते हैं। क्लियर हुई बात? सो इसी वजह से मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हमारे पास स्कैटर डायग्राम में रिग्रेशन कर्व के बहुत से पैटर्न्स बनते हैं। तो आप जरा देखिए कि इसका लुक कौन सा बन रहा है, यानी जब हम इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो किस तरह की बनेगी, जरा गौर से देखिए। ये एक स्ट्रेट लाइन है जो अपवर्ड जा रही है, इसमें कुछ पॉइंट्स इसके नीचे हैं, कुछ पॉइंट्स इसके ऊपर हैं। तो हमने सेंटर से जो एक लाइन ड्रॉ की, दैट इज रिग्रेशन लाइन। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और इसमें देखें हो क्या रहा है कि जब मैं इस पॉइंट पर होता हूं तो मेरे पास x की ये वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, जब मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूं तो देखिए क्या x बढ़ गया। देखिए हमेशा जब आप राइट साइड पे मूव करते हैं तो आपके पास क्या होता है, x की वैल्यूज इंक्रीज कर रही हैं। तो इसी तरह जरा गौर से देखें y एक्सिस पर क्या होता है। पहले आपके पास y यहां पर एग्जिस्ट करता है जिसको हम से कह सकते हैं y1, यहां पे अगर इसको x1 कह दें। अब जब हम x2 पर मूव किया
यानी x2 पर वैल्यू इंटरचेंज हुई, आगे चली गई, तो फिर y क्या बना, y2 बन गया। आप जरा गौर से देखिए पैटर्न में कि x की वैल्यू के इंक्रीज करने से हमारे पास y की वैल्यू भी इंक्रीज कर गई है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि अगर एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर जाए तो वो कौन सा रिलेशनशिप होता है, दैट रिलेशनशिप इज नोन एज डायरेक्ट रिलेशनशिप। चूंकि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास लीनियर फॉर्म बन रही है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो हम ये कह सकते हैं, इसको हम जब हम नाम देंगे, दैट इज डायरेक्ट लीनियर कर्व। ठीक है जी, यानी डायरेक्ट है। डायरेक्ट क्यों है, क्योंकि x की वैल्यूज जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास y की वैल्यूज भी इंक्रीज कर रहे हैं। अब जरा नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चले। ये आपकी है फर्स्ट डायग्राम और उसके बाद ये है आपकी सेकंड डायग्राम। ठीक है जी, देखिए जरा सेकंड डायग्राम को गौर से देखें कि इसका पैटर्न हमें क्या बता रहा है। ये पैटर्न ये बता रहा है कि जब मैं किसी भी पॉइंट को कंसिडर करता हूं तो उसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करने के बाद मेरे पास जो आउटलुक बन रही है वो कुछ इस तरह की बन रही है। उस लाइन से कुछ पॉइंट्स ऊपर है और कुछ पॉइंट्स नीचे की तरफ है। तो जरा गौर से देखियो कि यहां पर जब मैं डिफाइन करता हूं, फर्ज कर लो एक पॉइंट मेरे पास ये वाला है और दूसरा पॉइंट ये वाला है। तो यहां अगर मैं ये कहता हूं यहां से दिस इज योर x1 एंड दिस इज योर x2 और x1 के साथ ऑब्वियसली y1 होगा, क्योंकि हमने कहा है स्कैटर डायग्राम में हमेशा जो पॉइंट्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म के अंदर होते हैं, उसमें दो वैल्यूज होती हैं, एक x1 है और एक y1 है। अब जरा गौर कीजिए, डाउनवर्ड में आप जब x एक्सिस के ऊपर है तो आपकी वैल्यूज x1 से x2 इंक्रीज कर रही हैं क्योंकि आप आगे की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिव साइड पर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वैल्यू बढ़ गई है। लेकिन y में क्या हो रहा है, ये देखिए y में आप नीचे की तरफ आ गए। गौर से देखें कि y1 ऊपर था, y2 आपके पास नीचे है, यानी आप डाउनवर्ड आ गए। अब ये क्या हो रहा है कि x एक्सिस पर क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है और y एक्सिस पर क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है। सो एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से अगर दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज कर जाए तो ये इनवर्स हो जाएगा। यही चीज आपने रिलेशनशिप के अंदर भी पढ़ी है कि अब मैं वाइस वर्सा भी कह सकता हूं कि एक क्वांटिटी के डिक्रीज करने से दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज कर जाए, ऐसा भी हो सकता है। इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसे ही हो कि इधर इंक्रीज कर रहा है तो उधर डिक्रीज कर रहा है। यहां पर डिक्रीज भी हम देख सकते हैं कि अगर मैं डिक्रीज करूं तो मेरे पास दूसरी क्वांटिटी इंक्रीज कर सकती है। सो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, इनवर्स रिलेशनशिप। तो चूंकि हम ये कर्व के अंदर हैं, हम स्कैटर डायग्राम के थ्रू कर्व बना रहे हैं, तो यहां पर क्या बनेगा, इनवर्स लीनियर कर्व। इनवर्स लीनियर कर्व इसलिए क्योंकि यहां पर हमारे पास जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या हो रहा है, वो एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से दूसरी डिक्रीज कर रही है। ठीक है जी, नंबर 3, डायग्राम नंबर 3 को देखें तो यहां पर क्या हो रहा है, ये नंबर 3 है, इसको हम नंबर 4 कह देते हैं। अब जरा गौर कीजिए, प्रोसेस वही है कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनके सेंटर से हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो वो लाइन जिस पैटर्न पर ड्रॉ होगी उसको जरा गौर से ऑब्जर्व कीजिए। अब मैं जब लाइन इसको ड्रॉ कर रहा हूं तो वो कुछ इस तरह की आउटलुक दे रही है। अब ये क्या चीज है, ये भी किस पैटर्न को ऑब्जर्व करवा रही है, जरा गौर से देखिए। अगर ये x1 है, यहां पर मैं ये कह देता हूं दिस इज x2, तो गौर कीजिए x1 के साथ y1 है और ये क्या हो जाएगी y2, यहां पे x2। तो यहां पे भी देखिए कि अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर x की वैल्यू को इंक्रीज करवा रहे हैं, यानी x से x2 पर जाते हुए इंक्रीज किया, तो y से y2 पर जाते हुए भी वैल्यू इंक्रीज कर रही है। सो ये भी एक डायरेक्ट है, यानी यहां पे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट
कर्वी रिलेशनशिप। इसका एक और नाम भी है जो मैं आप लोगों पर छोड़ता हूं, आप जरा अपने नोट्स को, अपनी बुक्स को निकालें, देखें कि इसका एक और नाम भी है। यही चीज आगे भी डिफाइन हो रही है। जरा गौर से देखें कि जब मैं इसका पैटर्न बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरह आ रहा है, यानी अपवर्ड लेफ्ट कॉर्नर से डाउनवर्ड राइट की तरफ जा रहे हैं। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि अगर फर्ज कर लें ये 2 पॉइंट्स में देख रहा हूं, दिस इज योर x1, दिस इज योर x2, तो x1 के साथ y1 है और x2 के साथ y2 है। तो देखिए आप y1 से y2 में डाउनवर्ड आते हैं, यहां पर वैल्यू इंक्रीज कर रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और वर्टिकल एक्सिस पर वैल्यू राइट पर जो x एक्सिस पर वैल्यूज जो है वो इंक्रीज कर रही हैं और y एक्सिस पर वैल्यूज डिक्रीज कर रही हैं। तो ये भी क्या हुआ, इनवर्स रिलेशन किसके दरमियान, x और y के दरमियान। ठीक है, अब इसका भी एक नाम है जो आप पर मैं छोड़ रहा हूं ताकि आप बुक खोलें और इसका नाम, क्योंकि यहां पर मैंने बिल्कुल क्लियरली आपको बता दिया, दिस इज डायरेक्ट लीनियर कर्व, दिस इज इनवर्स लीनियर कर्व। इसी तरह का एक स्पेसिफिक नाम जो है वो आपकी बुक में इस हवाले से भी लिखा होगा। आपने इस डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है, स्कैटर डायग्राम को, और इस स्कैटर डायग्राम को अंडरस्टैंड करना है और फिर इसका नाम भी देखना है। ठीक है, अब फर्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं और इसकी 2 आउटलुक्स और रह गई हैं, उसको भी अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं कि वो क्या है। अब तक आप 4 डायग्राम्स को अंडरस्टैंड कर चुके हैं, स्कैटर डायग्राम के हवाले से 4 डिफरेंट आउटलुक्स को देख चुके हैं। अब हम चल रहे हैं नंबर 5 के ऊपर। आप जरा गौर कीजिए, स्कैटर्ड डायग्राम को हम देख रहे हैं। स्कैटर डायग्राम में ऑब्वियसली एक आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी एक्स एक्सिस और एक वर्टिकल एक्सिस यानी वाई एक्सिस होगा। ठीक है जी, अब जरा इसको आउटलुक को देखें। जिस तरह हमारे पास नंबर 1 में, नंबर 2 में, नंबर 3 और नंबर 4 में एक पैटर्न के तहत हमने कर्व को डिफाइन किया था, यहां हमें किसी किस्म का कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे हम, ऐसा भी हो सकता है कि एक स्ट्रेट लाइन यहां से निकाल दें। ठीक है, सो अब जब हम इस तरह करते हैं तो गौर कीजिए कि जब एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है, दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या कोई पर्टिकुलर चेंज नजर आता है कि अगर मैं फर्ज कर लो यहां पर हूं तो मेरे पास x1 है, यहां पर हूं आपके पास x2 है, तो आप जब लेफ्ट पर आएंगे y एक्सिस के ऊपर तो वो y एक्सिस में तो किसी किस्म का चेंज नहीं नजर आ रहा। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि यहां पर नो रिलेशन अपीयर फॉर x एंड y, क्योंकि रिलेशनशिप बनता ही x और y की वजह से। तो अगर आप x के चेंज के वजह से y के अंदर कोई भी चेंज नजर नहीं आ रहा आपको, तो इसका मतलब है कि कोई भी किसी किस्म का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है जी, अब नेक्स्ट नंबर 6 के ऊपर चलें। यहां पर भी इसी तरह ही होगा, आपके पास एक x एक्सिस होगा, एक y एक्सिस होगा और उसके ऊपर कुछ स्कैटर डायग्राम यानी स्कैटर्ड पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। तो यहां जरा गौर से देखिए, आपको कहीं ना कहीं ये 1 से रिलेटेड नजर आ रहा होगा। कैसे? क्योंकि हम यहां पर इजीली एक कर्व इस तरह की डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन 1 में और इस 6 में क्या डिफरेंस है? आप जरा, जब तक आप दोनों को सामने नहीं रखेंगे उस वक्त तक आपको ये अंडरस्टैंड नहीं होगा कि 1 और 6 में क्या डिफरेंस है। 1 और 6 का डिफरेंस जो है वो जब आप सामने रखेंगे तो नजर आएगा कि ये भी एक डायरेक्ट लीनियर कर्व तो है। डायरेक्ट लीनियर कर्व क्यों है? आप x की वैल्यू को अगर इंक्रीज करते हैं, x1 से x2 पे जाता है, तो y और y2 में भी इंक्रीमेंट नजर आ रहा है, यानी डायरेक्ट लीनियर कर्व है, कॉमनैलिटी नजर आ रही है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि नंबर 1 डायग्राम में और नंबर 6 डायग्राम के अंदर स्कैटर्डनेस ज्यादा थी। वहां पर कर्व्स जो हैं, आप अपने लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखें, जहां पर बोर्ड नंबर 3 पर मैंने फर्स्ट डायग्राम बनाई थी, वहां पर पॉइंट्स यानी ये जो लोकस था सारा का सारा वो बड़ा क्लोज था, वो एक दूसरे के साथ मर्ज हुए हुए थे। सो यहां पर हम ये कह सकते हैं इट इज डायरेक्ट लीनियर कर्व
विद, यानी ये विद मोर स्कैटर्डनेस, यानी आप ये कह सकते हो 1 और 6 बोथ आर सेम इन द केस कि आपके पास डायरेक्ट लीनियर कर्व्स हैं, एक वैल्यू को इंक्रीज करने से दूसरी वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है तो डायरेक्ट हो गया। लेकिन ये डिफरेंस कहां से इनका क्रिएट होगा, वो होगा स्कैटर्डनेस से, यानी आपके पास यहां पर जो पॉइंट्स हैं वो ज्यादा फासले पर नजर आ रहे हैं। सिचुएशन वही बन रही है, कर्व वही उसी तरह की बन रही है, लेकिन वहां पर का फासला कम था पॉइंट्स के दरमियान में, यहां फासला ज्यादा है। होप आज का लेक्चर यहां तक आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। लेक्चर नंबर 3 का जो पैटर्न है वो अच्छे तरीके से आपने सीक्वेंस को भी देखना है, पैटर्न को भी देखना है, क्योंकि इन सारे कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होने लगा है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखें और इस लेक्चर को अच्छे तरीके से रिवाइज कर लें, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में जो हम टर्म्स को रिवाइज करें और अंडरस्टैंड करें तो आपको किसी किस्म की कोई भी डिफिकल्टी ना हो। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।